कंट्रोल। हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 1, यानी यहाँ से हमारा चैलेंजिंग पॉइंट शुरू होता है। जैसा कि आप जानते हैं हमने अपनी एग्जांपल्स की प्लेलिस्ट को मुकम्मल कर लिया है 7 चैप्टर के लिए, लेकिन अब हम लर्निंग असेसमेंट्स करने जा रहे हैं जो एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है हर एक चैप्टर का। तो चलें आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। तो यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट्स, फाइंड VCT 40 लेस ग्रेटर दैन 0 इन द सर्किट शोन इन फिगर, यानी VCT हमने फाइंड आउट करने हैं। तो VCT कहाँ पे है जी? एक कैपेसिटर के क्रॉस है। जैसा कि आपको पता है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के थ्रू होगा, बिकॉज उसने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया आप क्या करें, यानी कि यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन करें या आप स्टेडी स्टेट का तरीका इस्तेमाल कर लें, लेकिन हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ही तरीका यहाँ पे फॉलो करेंगे। आपको ये चीज़ याद होगी कि हमने जब एग्जांपल्स की थी तो उसमें मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जिसे हम यानी कि सेकंड वे कहते हैं, एक था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है जी, देखिए उसने टाइम दिया हुआ है, टाइम 0 से पहले पे जो था ट्रिगर स्विच यानी कि क्लोज था। जब जो ही टाइम यानी 0 पे जाएगा तो ये स्विच ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। 0 माइनस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट के 0 से भी कुछ लम्हा पहले, यानी ये इतना फ़र्क नहीं होता। ये आप फ़ैन की एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है तो जब आप उसको ट्रिगर करते हैं तो वो इनडायरेक्टली उसी वक्त स्पीड नहीं पकड़ता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी कैपेसिटर ही होता है। कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है, बट वो थोड़ा टाइम लेता है। तो चलिए इसकी आपके सामने मैं शेप ड्रा करता हूँ। अब टाइम 0 माइनस पे क्या होगा? अभी तो कैपेसिटर ने कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं किया होगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट अभी हमने ट्रिगर बस से स्विच किया हुआ है, अभी चार्ज स्टोर नहीं है। और अगर कुछ अपने कैपेसिटर में कुछ स्टोर है भी तो हमें ये मालूम करना है उसमें कितना चार्ज स्टोर है। तो एक कैपेसिटर जब मतलब उसमें चार्ज स्टोर ना हो, मतलब इस कंडीशन में हम चेक कर रहे हो, तो हम उसे ओपन ट्रिगर यानी ओपन स्विच से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके क्रॉस वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं। तो हम VC 0 माइनस फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? तो आगे जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ 0 माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये हमने ऊपर चीज़ मेंशन की है। तो देखें शेप बाकी वैसे की वैसे ही आएगी। 4 किलो ओम, 2 किलो ओम और ये भी हमारा 3 किलो ओम, और इसके क्रॉस जी एक वोल्टेजेस हैं। तो आपको इतना तो पता होगा पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, यानी जितने वोल्टेज यहाँ पे होंगे उतने ही यहाँ पे पाए जाएंगे V0 के क्रॉस। ठीक है? तो स्टूडेंट है पैरेलल हमें कैसे पता चलता है? पैरेलल का कुछ अंदाज़ा होता है कि मतलब इनके आपस में कनेक्शंस एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट हम VDR तो लगा नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें कम्प्लेक्स इसमें सीन आ रहा है। वो किस तरह से जी? अब यहाँ पे मैं तय नहीं कर पा रहा कि ये इसके पैरेलल में लगा हुआ भी है कि नहीं। पता है क्यों? क्योंकि देखा जाए तो इनकी वायर्स कॉमन नहीं होती। अगर वायर्स कॉमन की भी जाए ना तो मैं एक ऐसा कंसेप्ट बीच में डाल दूंगा जो आपको समझ नहीं आ सकेगा। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे KCL की मदद लूँ, KCL किरचॉफ करंट लॉ की। ठीक है? उससे आप इसको थोड़ा समझ भी पाएंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज मैं अगर आपको यहाँ पे VDR लगा के दिखाऊंगा ना, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसके पैरेलल में ये पूरी वायर आ जाती है। तो इसका मतलब VC 0 माइनस की जो अपनी रेजिस्टेंस होगी वो 4 + 2 किलो ओम होगी, लिहाजा ये 6 किलो ओम कहलाएगी। मैं दोनों वे से आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है? VC 0 माइनस जो है ना उसके रकबे में ये दोनों रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, लेकिन V0 0 माइनस के रकबे में सिर्फ एक रेजिस्टेंस आ रही है, यानी एक दूसरे के पैरेलल नहीं रही। उसकी वजह क्या है? 4 किलो ओम रेजिस्टर सेंटर में आ गया। तो आप VDR अगर अप्लाई करते हैं तो VDR के लिए ये होता है कि अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस इसकी ऊपर होती है, अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस इसकी यही कहलाएगी 4 + 2, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में होकर पैरेलल कहलाती हैं VC 0 माइनस के साथ। मैं फिर भी आपको 2 वे से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, बिकॉज मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैंने आपका डाउट क्लियर करना है। अब 4 के बटे में आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस आती है 4 के + 2 के + 3 के, और साथ में क्या होता है जी? साथ में इसके मल्टीप्लाई होती है सप्लाइड वोल्टेज। तो सप्लाइड वोल्टेज क्या है जी? 12 सप्लाइड वोल्टेज है, तो ये 12 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है? तो ऊपर 6 बन रहा है, नीचे 9 बन रहा है। 9 3 4 जार, 3 3 जार 9, 3 1 जार, 3 2 जार 6, और ये 2 4 जार 8 हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। तो 8 वोल्ट आ रहे हैं ये। मैं फिर भी एक दफ़ा कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूँ। 6 / 9
तो हाँ ठीक है 8 वोल्ट आते हैं। अब मैं स्टूडेंट आपको दूसरे वे से समझाऊंगा, उस वे को ज़रा समझिएगा। मैं यहाँ पे चले एक नोड बना लेता KCL के लिए, तो इसे मैं कह देता ये VC0 माइनस यहाँ पे वोल्टेज एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये यही नोड है, ठीक है। अब अप्लाई करता मैं KCL, देखें तो KCL क्या होता है, हर ब्रांच की करंट लिखना जो उस नोड में आती है। मैं अप्लाई करता KCL नोड 1 पे, और ये स्टूडेंट आपको ये जो रिंग लाइट नज़र आ रही है ना, ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको थोड़ी बहुत शो की गई है, क्योंकि आगे मोबाइल की एडजस्टमेंट ठीक नहीं थी जिससे वीडियो अच्छी नहीं थी आ रही। तो अब देखें मैं KCL जब अप्लाई करता हूँ VC0 माइनस, पहले मैं लिखूँगा इस ब्रांच की करंट। तो जब ये करंट यहाँ से निकली तो सिर्फ वो वोल्टेज पॉजिटिव होती है जिस नोड में से करंट निकलती है, तो ये वोल्टेज पॉजिटिव हो गए, VC0 माइनस माइनस नेक्स्ट वोल्टेज। अब नीचे से तो ग्राउंड होगा क्योंकि कॉमन नोड है नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे आ जाएगा VC0 माइनस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 किलो ओम। तो उसके बाद जब हम चलते हैं इस वायर की जानिब, तो यहाँ पे देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये ग्राउंड के साथ ही कनेक्टेड होती है। यहाँ पे देखें बाइनरी नोड बनता है, लेकिन हम बाइनरी नोड को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। मैंने आपको बताया था KCL में ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है कि आप बाइनरी नोड को अगर इग्नोर करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व होता है। तो लिहाजा हम उसको इग्नोर करेंगे, इनडायरेक्टली हमारे पास आ जाएंगे VC0 माइनस माइनस 0 वोल्ट आना था, यानी क्योंकि इसके साथ आगे ग्राउंड बनता है और ये कॉमन नोड है नीचे, ये पूरा सरफेस नोड है, ठीक है। इसे सरफेस नोड भी कहा जाता है और कॉमन नोड भी। ये मैंने लेक्चर दिए हुए हैं, जिन्होंने नहीं लिए वो जाके ले सकते हैं। तो देखें अब ये दोनों सीरीज में आ जाते हैं रजिस्टर, तो इसके बटे में आएंगी दोनों का सम 4K प्लस 2K। अब KCL का मतलब ही किरचॉफ करंट लॉ होता है। अब कोई भी करंट इसमें एंटर नहीं कर रही ना लीव कर रही है, तो लिहाजा यहाँ पे 0 आ गया इज इक्वल टू की साइड पे। तो देखिए अब ये KCL मुकम्मल हो गया, और KCL का मतलब ही किरचॉफ करंट लॉ है, और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू V ओवर R होता है। तो आप देख सकते हैं हर जगह पे V ओवर R ही लिखा गया है, यहाँ पे भी वोल्टेज ऊपर है नीचे रेजिस्टेंस है। तो अब हम इनको अगर अलग अलग करते हैं, यहाँ चले LCM से मल्टीप्लाई दे देते हैं, नीचे 6 किलो ओम बन रहा है तो 6 किलो ओम से पूरी इक्वेशन को हमने ज़रब दे दिया। यहाँ पे 6K ज़रब होगा तो K से कैंसिल हो जाएगा, 3 1s और 3 2s और 6, तो 2 VC0 माइनस। ये कह लें बस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, इसको आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे 24 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नीचे 6 होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा और ये VC0 माइनस आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप वैसे भी कर सकते हैं किसी भी वे में। तो देखें ये आ रहा है 3 VC0 माइनस। तो स्टूडेंट ज़रा आप खुद रिलेशन देखिएगा, दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 3 8s are 24 होता है, और देखें ये KCL था और वो था VDR, तो देखें आंसर दोनों का सेम आया है। यही मैं आपको चीज़ समझाना चाहता था। बस KCL में ये होगा कि आपके जहन में कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन VDR जो है ना, VDR आपको थोड़ा डाउट क्रिएट करवाएगा, क्योंकि वहाँ पे बाइनरी नोड बनता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अक्सर बच्चे गलती भी शायद कर जाएं कि वो क्या पता 2 किलो ओम को ऊपर रख के बटे में सारी रेजिस्टेंस डाल दें। तो यही मसला था, इसलिए मैंने आपको दोनों वे से समझाया। अब देखें VC0 माइनस तो कैलकुलेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है टाइम को 0 प्लस पे लेके जाना। तो टाइम 0 प्लस पे जाते ही ट्रिगर हमारा ओपन हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। ज़रा मैं आपको शेप दिखा दूं और मैं इसे ज़रा वीडियो को पास करके बनाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो देखें अब यहाँ पे जो ही टाइम 0 प्लस पे गया तो इसने बोला था 0 पे ट्रिगर ओपन हो जाएगा। 0 प्लस हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें मतलब कि क्या ले परेशानी ना पेश है। अब ये ट्रिगर जो ही ओपन होगा इस पूरी वायर का कोई वजूद नहीं रहेगा, इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो एनी करंट इन विच करंट डज एनी वायर इन विच करंट डज नॉट फ्लो हैव नो एग्जिस्टेंस, यानी उसका कोई मतलब के लेना देना नहीं होता सर्किट के साथ, लिहाजा इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ये तो खत्म हो गई, बस इतना सा सर्किट हमारे पास रह जाएगा। तो चले मैं ड्रा करता हूँ इसे। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने शेप को ड्रा कर दिया आपके सामने, ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल सी शेप ड्रा हो गया। अब ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, KCL ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये कैपेसिटर की बात चल रही है। तो कैपेसिटर में KCL इस वजह से लगता है क्योंकि कैपेसिटर की जो करंट होती है वही डेरिवेशनल इक्वेशन देती है, अदरवाइज हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना ही नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे मैं ये देखें ये एक बाइनरी नोड है, ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है। इसे आप बाइनरी नोड कंसीडर करके यहाँ पे वोल्टेजेस ले लें VCT, ठीक है। यही वोल्टेज है यहाँ पे पैरेलल में सेम ही होता है। तो ये नोड है हमारे पास, ठीक है। और इस नोड को आपने छोड़ देना, ठीक है। इस नोड को मतलब कि आपने कंसीडर नहीं करना। हमारा V ना T से कोई इतना खास लेना देना नहीं है, हमारा जो लेना देना है वो सिर्फ VCT से है। तो देखें मैं अप्लाई करता हूँ KCL जी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, इस वायर की करंट लिखूंगा। तो एक कैपेसिटर के क्रॉस आपको याद होगा करंट किसकी इक्वल होती है,
आई ऑफ टी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यही हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है, तो इसी को हम फॉलो करेंगे। तो अगर मैं इस वायर की करंट लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। उसके बाद इस ब्रांच की करंट, इस पे तो ओहम्स लॉ अप्लाई होगा, बिकॉज नीचे से हम एक सरफेस नोड बना के इसे ग्राउंड कर देंगे, ये न्यूट्रल होगा 0 वोल्ट, तो ये बनेगी इक्वेशन VCT माइनस 0। और देखें ये सीरीज की फॉर्म में दो रेजिस्टर हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इस तरह से आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन VCT और 4K प्लस 2K इज इक्वल टू 0। बिकॉज हमने हर एक वायर को कवर कर लिया तो हमें मज़ीद इसका आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, अब आपको याद तो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का असूल है इसकी होमोजीनियस फॉर्म का, कि डेरिवेशनल के साथ है कोई भी डेरिवेटिव के साथ कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। हम सी के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से अपनी शक्ल इख्तियार कर लेगी। देखें ये आ गया, और उसके बाद जी यहाँ पे 6K बन रहा है बटे में और साथ में सी आ जाएगा, ठीक है, 6K इंटू सी। सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि 100 माइक्रो है एंड इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, तकरीबन बस हमारा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप इख्तियार करने वाला है और हमारा काम डन होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे K1 तो 0 ही कहलाएगा, देखिएगा कैसे, क्योंकि जिनको याद है मैंने क्या इक्वेशन किस तरह से बनाना सिखाई थी वो तो जानते ही होंगे, और जिन्होंने चले थोड़ा बहुत मिस कर दिया या कह लेंगे अभी अभी चैनल पे आए हैं न्यू बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत होगा न्यू। तो देखें यहाँ पे इसको डिवाइड 1 से करने के बाद ये हमारे पास साथ में आ जाता है 1.67 VCT इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी होमोजीनियस फॉर्म लिखूंगा जो हमारे पास होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो हमारे पास इक्वल होती है d/dt x ऑफ t प्लस स्मॉल a x ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल ए। अब इसमें क्या मतलब, ये ए का क्या सीन है, ये कांस्टेंट्स की बात कर रहा है जिसमें हमने होमोजीनियस की ये फॉर्म बनानी होती है। कोई भी इक्वेशन है चाहे करंट की है कोई भी है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद इस फॉर्म में पुट करनी होती है वैल्यूज K1 प्लस K2 e की पावर माइनस t/टा। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन होती है। इसमें अब देखें K1 को पता है कैसे मालूम किया जाता है, जिन पर जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए K1 को मालूम किया जाता है कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a के साथ, और उसके बाद K2 को इसमें वैल्यूज पुट करके ही मालूम किया जाता है। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल बात कि हम मतलब ये टा का क्या करते हैं, टा का क्या सीन होता है, टा को कैसे मालूम करते हैं। ये टी का कोई सीन नहीं, टी तो देखें वक्त के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से मतलब चेक करना है वो उस लिहाज से ही होगा, लेकिन टा टाइम कांस्टेंट है। इन द केस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास इसका फार्मूला होता है टा इज इक्वल टू आर थेवेनिन्स इनटू कैपेसिटेंस। तो आर थेवेनिन्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है जी, यहाँ पे हमें कैपेसिटर्स को ओपन कर देना होता है, इंडक्टर्स को शॉर्ट कर देना होता है, और उसके बाद वोल्टेज सोर्सेज को ओपन कर शॉर्ट कर देना होता है और करंट सोर्सेज को ओपन कर देना होता है। तो देखते हैं इसकी क्या कैपेसिटेंस बनती है जी। अब एक और सवाल जो बच्चों के जहन में आता है कि सर हम आर थेवेनिन्स को कब मालूम करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में तो शायद इतना इसे मैंने गहराई से नहीं था बताया, फिर भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट आर थेवेनिन्स को ना आपने लास्ट वाले सर्किट से बनाना होता है। तो आर थेवेनिन्स मीन्स कि इसे टाइम 0+ पे बनाना होता है। तो टाइम 0+ पे ये आपके सामने सर्किट बनता है, ये आपके सामने सर्किट बना हुआ है। तो टाइम 0+ पे इसी सर्किट को आपने छेड़ छाड़ के इसकी क्या फाइंड आउट करनी है जी, आर थेवेनिन्स फाइंड आउट करनी है। तो देखें होता क्या है जी, जहां पे लगा होता है कैपेसिटर या इंडक्टर उसको हमने ओपन करके वहां पे आर थेवेनिन्स का निशान दे देना होता है। देखें अब ये 2 किलो ओम का रेजिस्टर था, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर था, कैपेसिटर को इस तरह से ओपन छोड़ा जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आर थेवेनिन्स निकाली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर की साइड से, इंडक्टर लगा इंडक्टर की साइड से, होना उन दोनों ने ही ओपन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 किलो ओम का रजिस्टर है, ठीक है, 2 किलो ओम का रजिस्टर है। अब देखें, अब इन दोनों की पहचान करवाई जाए तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल के दो रजिस्टर कब सीरीज़ और कब पैरेलल होते हैं, उनके मुताबिक तो ये सीरीज़ में है। क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है। देखें एक साइड से ये दोनों ओपन है, यहाँ से 4 किलो ओम ओपन है, नीचे से 2 किलो ओम ओपन है, एक ही इनका अपर पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे दो रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर जिनका सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो उन्हें सीरीज कहा जाता है। अगर दोनों पॉइंट अपर और लोअर दोनों पॉइंट कॉमन हो तो उन्हें पैरेलल में ले लिया जाता है। तो आर थेवेनिन्स हमारी किसके बराबर होगी? 4K + 2K, क्योंकि दोनों सीरीज में है, लिहाजा ये आ जाएगी 6 किलो ओम। अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं। टा में जो ही मैं वैल्यू पुट करता हूँ आर थेवेनिन्स की, देखें 6K साथ के कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 माइक्रो, तो ये 0.6 आता है।
क्योंकि ये मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूँ तो मुझे इसका पता है। और ये सेकंड इसका यूनिट होता है टा का, टाइम कांस्टेंट का, ठीक है। और K1 की वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं स्टूडेंट। इस इक्वेशन को आपने ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है तो देखें कैपिटल ए की वैल्यू 0 है, स्मॉल ए की वैल्यू चाहे कुछ भी है, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करवा लो आंसर 0 ही आता है। लिहाजा हमारे पास K1 की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब आप बोलेंगे सर हम K2 को कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो K2 को फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। देखें आपने पता अब क्या करना है, आपने टाइम को ले जाना है 0 पे। आपने कहना है एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 माइनस कह लें, 0 माइनस ही कह लें, चलिए आपकी आसानी के लिए, ठीक है। 0 माइनस पे मैं टाइम को ले गया। एक्स ऑफ टी की जगह हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ टी की जगह हमारे पास बात हो रही है वोल्टेज की इस वक्त, तो वोल्टेज यहाँ पे पुट हो जाएंगे। VC इंटू टाइम की जगह आ जाएगा 0 माइनस, K1 की जगह वैल्यू उसकी पुट होगी जो कि ऑलरेडी ही 0 है, तो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और K2 आ गया। और E की पावर देखें, टाइम की जगह जो ही 0 माइनस या 0 कुछ भी पुट करोगे, 0 पुट होते साल ही, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो उसको 1 ले आती है। लिहाजा K2 इनडायरेक्टली किसके बराबर आ गया, VC 0 माइनस के। और यही चीज़ आपने शुरू में फाइंड आउट की थी, जो आपके पास कितनी आए थे, 8 वोल्ट। लिहाजा K2 की क्या वैल्यू है जी, 8 वोल्ट। नाउ अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स ऑफ टी इस होमोजेनियस इक्वेशन में, ऑल द वेरिएबल्स की, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। एंड एट द लास्ट वी प्रिपेयर अवर ग्राफ। तो अब स्टूडेंट्स इतना मुश्किल तो है नहीं है, यहीं पे मैं कहीं पे पुट करके दिखाता हूँ। देखें ये आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है ना, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। VCT आ जाएगा एक्स ऑफ टी की जगह, K1 की जगह 0 आ जाएगा जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, K2 की जगह 8 आ जाएगा, और E की पावर माइनस टी आवर टा की वैल्यू आ जाएगी 0.6 एंड दिस इज़ आवर वोल्ट। तो ये आपका आंसर था जी। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो आप पता किस तरह से ड्रा करेंगे, आपने क्या करना है, टाइम को 2 पॉइंट्स पे चेक करना है, एक 0 पे एक इन्फिनिटी पे। अगर हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 8 आ जाएगी। और अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो किसी भी चीज़ की अगर पावर इन्फिनिटी हो तो क्या होता है जी, वो 0 के बराबर आ जाता है, यानी कि E की पावर इन्फिनिटी होगी तो ये टोटली 0 हो जाएगा। और 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई दोगे तो 0 आएगा। अब ये पता है हम क्यों चेक कर रहे हैं, ये हमारा मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन है कि अब जैसे हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी और मौत के पहले इंसान जो है जन्म लेता है, मतलब कि इस दुनिया में आता है, इसमें अल्लाह की हुक्म से, और उसके बाद अल्लाह के ही हुक्म से मौत आती है, और वो इंसान का आखिरी इख्तितामी पॉइंट होता है। तो इसी तरह से हम कोई भी चीज़ इंजीनियर्स बनाते हैं तो वो यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि ये मतलब कि शुरू में किस तरह से काम करेगी और लास्ट में किस तरह से काम करेगी। तो ये भी वही हो रहा है। देखें 0 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और इन्फिनिटी लास्ट पॉइंट, तो इन दोनों को ऑब्जर्व करके अब आप देख सकते हैं क्या हो रहा है जी, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो इनका ग्राफ कुछ इसी तरह से बनेगा। देखिएगा मैं बनाता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम, आपने यहाँ पे VCT यानी जो भी वोल्टेज है या करंट मेंशन करनी है, यहाँ पे टाइम मेंशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने 0 बस लिखना है और मैक्सिमम वोल्टेज लिखते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज कितने हैं, 8, और मिनिमम भी लिखने होता है। मिनिमम हमारे हैं ही 0 तो लिखने की क्या ज़रूरत। तो हमारे वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं, यानी 0 पे 8 थे, फिर वक्त के साथ साथ चलते 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 ये ड्रॉप होते होते 0 पे आ गए, ठीक है। तो ये हमारा इसका ग्राफ है। मुझे उम्मीद आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।